यहाँ के आईजी जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, डीआईजी श्री सुजीत कुमार जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर पीयूष सिंघला जी, मुख्य उपस्थित जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा दोनों पंचायतों के सम्मानित बहनों भाइयों तथा नौजवान मित्रों, ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज मुझे खुद उधमपुर में उपस्थित होने का अवसर मिला है। बैक टू विलेज के कार्यक्रम में प्रतिदिन मैं किसी न किसी गांव में जाता हूं और अभी तक जितने गांव में गया हूं उसमें सबसे मीठा खुद ही लग रहा है। सिर्फ आपके गांव का नाम अगर मुंबई, दिल्ली या देश के बाकी शहरों में कोई लेता तो मिठास शब्दों से निकलकर स्वतः बाहर आ जाती। मैंने कुछ दिनों पहले जब यहाँ आने का कार्यक्रम बनाया था तो मुझे बताया गया कि देसी घी के पतीसे की तस्वीर यहाँ जो आता है उसे दिखाई पड़ती है। मुझे अभी तक दिखाई नहीं पड़ी और मन ही मन संत कबीर दास की वो पंक्ति मुझे याद आई कि गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। यानी मीठी चीज खाने के बाद मुस्कुराहट स्वाभाविक रूप से आती है। मैं तो जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि अभी तक पतीसा दिखाई नहीं पड़ा है। आपके गांव की मिठास का स्वाद लिया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बखान के लिए शब्द छोटे पड़ जाएंगे। मैं भी आपके बीच आकर जो स्वागत की मिठास है उसका आनंद ले रहा हूं, लेकिन शब्दों में उसको बयां करना मेरे लिए कठिन है। बस यही कह सकता हूं कि आपके बीच आकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कोई लंबी यात्रा करके मैं अपने गांव के घर में आ गया हूं। और यह शेर खास आप लोगों के लिए ही कहना चाहता हूं कि लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं। दिल से आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। पिछले महीने मित्रों उधमपुर आने का मुझे अवसर मिला था, रिव्यू किया था यहाँ, और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के नौजवान डिप्टी कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी और विभाग के सारे अधिकारियों ने पिछले दिनों विकास की यात्रा को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो आपके सपने हैं वो पूरे होकर जमीन पर हकीकत के रूप में दिखाई पड़ेंगे। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं उनका भी जिक्र करूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बैक टू विलेज के बारे में कुछ लोगों ने गलत धारणा बना ली। हमारे इलाके में जहां से मैं आता हूं, पूरी उत्तर प्रदेश, वहां एक बड़ा मशहूर किस्सा है, कहावत है। एक ढपोर शंख महाराज थे। इसी तरह का जंगल रहा होगा, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके धुनी लगाए हुए थे, धुनी जमाए हुए थे। गांव का एक भूखा बच्चा बगल से गुजर रहा था, भूख लगी थी, दिख गए महाराज, तो बच्चे ने कहा कि महाराज भूख लगी है, 2 रुपया दे दीजिए। तो महाराज ने कहा 4 ले लो। बच्चे ने कहा 4 दीजिए। महाराज ने कहा 8 ले लो। बच्चे ने कहा कि महाराज बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से जो है वो दीजिए। तो महाराज देते कुछ नहीं थे, दुगुना देने का आश्वासन बराबर देते थे। तब से हमारे यहाँ कहा जाता है, अहम ढपोर शंखोस्मि बदामी च ददामी ना। मैं ढपोर शंख हूं, मैं केवल बोलता हूं, देता कुछ नहीं। मैं मोटे तौर पर कश्मीर घाटी के सभी जिलों में होलियां, यहाँ 4 जिले बचे हैं, जल्दी पूरा कर लूंगा। मैंने देखा है रिव्यू के दौरान कि 15 साल पहले जो प्रोजेक्ट शुरू हुई अभी तक पूरी नहीं हुई। ऐसे अनेक परियोजनाएं हैं जो लंबे समय से चल रही हैं और कब खत्म होंगी किसी को मालूम नहीं है। और इसलिए हम सबने मिलकर के एक फैसला किया है कि ये घोषणाओं का सिलसिला बंद होना चाहिए। अब समय आ गया है कि जो वास्तव में काम होना है उसी काम को कहा जाए कि ये काम होगा। जो नहीं होना है
साफ तौर पर लोगों को बताया जाए कि ये हो नहीं सकता है। बैक टू विलेज कार्यक्रम की जो खूबसूरती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं भारत सरकार की खास तौर से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की चल रही, किसानों के लिए चल रही, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एलाइड हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, इन योजनाओं की जानकारी आपको दी जाए, इसका अधिकतम लाभ कैसे आपको दिया जा सकता है, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप कैसे दी जा सकती है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, गोल्डन कार्ड हो। एक और योजना इस यूटी ने स्वतः अपने संसाधनों से शुरू की है। आप सबको मालूम है कि जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू की थी, जिसे आप आयुष्मान भारत कहते हैं, उसमें गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, 2011 की जनगणना सेंसस के आधार पर उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा मिलती है हर परिवार को। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इस यूटी ने भी एक अपनी योजना शुरू की है, जेके हेल्थ स्कीम। मोटे तौर पर कुल जो आबादी है इस यूनियन टेरिटरी की, उसमें से 30-32 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। यहां भी मुझे बताया गया है, उसके आंकड़े मैं आगे पढ़ूंगा कि अनेक लोगों को इसका लाभ मिला। मैं आपके बीच ये बात कहना चाहता हूं और कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो शेष 70-72 लाख लोग बचे हैं, उनको भी जेके हेल्थ स्कीम के तहत 5 लाख रुपए के इलाज का कवरेज उपलब्ध करा दिया गया है। तो इस पूरे यूनियन टेरिटरी में एक परिवार नहीं होगा, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो, जिसको 5 लाख रुपए की सुविधा नहीं मिल जाएगी। एक बड़ा फैसला मैं समझता हूं कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इस यूटी ने किया है। जब मैं पिछली बार रिव्यू कर रहा था तो पटनी टॉप, चनैनी और पत्तनगढ़ जाऊंगा ऐसा सोचा था। वापस आकर इस इलाके के बारे में यहाँ के डीसी और कई लोगों से बात हुई। मैं सोच रहा था कि ये लटके हुए प्रोजेक्ट कब पूरे होंगे। इस युगत में हम सब लगे हैं कि यहाँ की तस्वीर कैसे बदली जाए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सैद्धांतिक रूप से जो फैसला हमने लिया है घोषणा न करने का, उस पर आज भी हम कायम हैं। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने एक पत्र लिखा था मुझे। कल यहाँ के डिप्टी कमिश्नर पीयूष सिंघला जी ने भी मुझे फोन करके कहा कि एक इस इलाके की बड़ी पुरानी समस्या है जिसका समाधान अत्यंत अनिवार्य है। तो मैं घोषणा करने के लिए नहीं खड़ा हूं, कल उसकी स्वीकृति ली गई रात को ही, और वो स्वीकृति पत्र मेरे सामने है। मैं अभी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को सुपुर्द कर दूंगा। ब्रिज जो है कोई बगल में बनना है 58 मीटर स्पैन का, जिसकी कुल लागत 9.75 करोड़ है। प्रोजेक्टेड पीरियड 1 ईयर, 1 साल है। चिनैनी पतनगढ़ ब्रिज, और इस साल जो काम होगा उसके लिए 1.75 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। आपको जल्द ही इसके सारे विवरण उपलब्ध करा दिए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा, डीसी के द्वारा। यह डबल लेन स्टील सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज होगा। रिवर तई पर चेनानी और पट्टनगढ़ रोड को बनाते हुए रोड भी इसके साथ बननी है, केवल पुल नहीं बनना है। तो जो सैंक्शन लेटर है वो मैं 1 मिनट में पढ़ता हूं। ए मोटरेबल ब्रिज ओवर रिवर तवई एट चेन्नानी एंड चेन्नानी पट्टनगढ़ रोड is a long pending demand of public, as the existing bridge is very old, having timber decking which is presently rotten besides the bridge now can carry only 8 metric ton load safely. And amount to Rs 975.63 lakhs, that means 9.75 crore, has been submitted for the approval to take this work. The timeline for the completion of this work at a fast pace is as below. Invitation of tenders for geotechnical investigation 7 days. Opening of tenders, evaluation and allotment of work 3 days. Completion of geotechnical investigation and other things. ये सब समय सीमा के भीतर ये पुल 1 साल में बन जाए, इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और आंशिक धन दे दिया गया, जो शेष धन है वो रुकेगा नहीं, ये काम पूरा हो जाएगा।
मुझे बताया गया है कि इस ब्रिज के बनने से 15 पंचायतों को फायदा होगा। क्यों, यही पढ़ रहे थे आप लोग। लेकिन दिक्कत हमारी दूसरी है। एक पंचायत में 20 करोड़ के काम लोग मांगते हैं। जिस गांव में प्राइमरी स्कूल है लोग कहेंगे हाई स्कूल बना दीजिए, हाई स्कूल है तो लोग कहेंगे कॉलेज बना दीजिए, कॉलेज है तो कहेंगे हॉस्टल बना दीजिए, हॉस्टल भी बन गया तो कहेंगे लड़कियों का कॉलेज बना दीजिए, लड़कियों का कॉलेज बन गया तो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोल दीजिए, सड़क भी बना दीजिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बना दीजिए, पशुओं का अस्पताल भी बना दीजिए, वाटर सप्लाई। मैं समझता हूं कि बैक टू विलेज की आत्मा ये नहीं है। बैक टू विलेज की आत्मा ये है कि चुने हुए हमारे प्रतिनिधि, पंचायत के रहने वाले हमारे सभी सम्मानित नागरिक बहन भाई और प्रशासन एक साथ बैठ करके आपकी दिक्कतों को प्रशासन के लोग सुन रहे हैं, प्रशासन अपनी बातें आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन मोटे तौर पर इस पूरे यूनियन टेरिटरी में कोई ऐसी पंचायत नहीं है जिसके पास न्यूनतम 50 लाख के आसपास पैसा नहीं। वो मनरेगा का, फाइनेंस कमीशन का, और मैं कहूं कि प्रोत्साहन देने के लिए 10 लाख रुपया हर पंचायत को यूनियन टेरिटरी ने भी उपलब्ध कराया। जो पिछले बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 के जो प्रोग्राम थे, कन्वर्जेंस के आधार पर, मुझे यहाँ के डीसी ने बताया, मैंने पूछा कि क्या कोई ऐसी पंचायत है उधमपुर में जिसमें एक भी काम नहीं हुआ है। इन्होंने कहा नहीं, एक भी पंचायत नहीं है जिसमें कम से कम एक काम नहीं हुआ है। अनेक पंचायतें हैं जिसमें 3-4 काम पूरे हुए हैं। आज अखबार जम्मू में सुबह पढ़ रहा था, कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ काम ही नहीं हुआ है, कुछ लोग हवा बनाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, और प्रेस के लोग हैं, मीडिया के साथी, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि सच्चाई को भी अखबार में छापने की जरूरत है, मीडिया में बताने की जरूरत है। और मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि आप उधमपुर जिले की हर पंचायत में जरा कृपा करके विश्लेषण करिए। एक पंचायत नहीं मिलेगी जिसमें कम से कम एक काम नहीं हुआ है। अधिकांश पंचायतें हैं जिसमें 3-4 काम हुए। अभी मैंने यहां भी मोटे तौर पर जिन कामों, पंचायत अपर कुद 46,60,000 46.60 लाख, पंचायत पचोट 72.22 लाख, 14 फाइनेंस कमीशन और प्लस मनरेगा अपर कुद 34,80,000, अपर कुद बैक टू विलेज 2 प्लस मनरेगा प्लस 14 फाइनेंस कमीशन 19.4। जो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि हर घर तक नल से पानी, पाइप्ड वाटर पहुंचावें, पोर्टेबल वाटर पहुंचावें, उसको भी हम जल्दी से जल्दी 2 वर्षों में इस लक्ष्य को हम पूरा करना चाहते हैं। मित्रों, बैक टू विलेज अभियान और उसके पहले चलाए जा रहे जन अभियान का उद्देश्य घोषणा करना नहीं, यह एक रिवॉल्यूशन है। मैक्सिमम गवर्नेंस को जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसका एक प्रयास है। यह एक जन भागीदारी है जिसमें सरकार आपके दरवाजे पर आकर खड़ी है, आपकी सलाह से, आपके विकास के लिए, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सब लोग सामूहिक रूप से काम करने को तैयार है। बैक टू विलेज अभियान में सरकार और अफसरों का रोल सिर्फ एक फैसिलिटेटर का है। इसके अंतर्गत जो भी काम होंगे वो पंचायत के प्रतिनिधियों और पंचायत के नागरिकों के द्वारा तय होने हैं। उसके प्लानर भी आप हैं और एग्जीक्यूटर भी आप ही हैं। हम लोग केवल फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ आपके बीच खड़े हैं। यही इस अभियान की खूबसूरती, जनता बताए, जनता तय करे। हम हर संसाधन आपके लिए उपलब्ध कराने को तैयार हैं। हमने यूटी ने हर डिस्ट्रिक्ट को बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए, ताकि कोई पंचायत न बचे जिसमें कम से कम 1 या 2 काम न हुआ। मैं मानता हूं कि न पैसे की कमी है न संसाधन की, बस हमें डेडिकेशन से और ऑनेस्टी से जनता की भलाई के लिए हर छोटे बड़े काम को समय सीमा के भीतर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन मैं समझता हूं आप सबकी सक्रिय भागीदारी से हो सकेगा। बैक टू विलेज अभियान का वजूद यही है। बैक टू विलेज एंड जन अभियान is a step towards more transparent and accountable governance. Funds, functions and functionaries are now available at your doorstep. At the same time, awareness also needs to be created in the public about people's rights and welfare schemes that Centre and Union Territory Administration has already approved for them.
मुझे बताया गया है कि जन अभियान के पहले भी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने कई नए इनिशिएटिव्स लिए हैं और वो लगातार इस काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनको और उनके पूरे प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं। उधमपुर के सभी 236 पंचायतों में कुल मिलाकर 32,000 से ज्यादा लोगों को इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ पहुंचाया गया है, जो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। आज के तारीख की बात करें तो कुल पेंडेंसी शायद 1,000 से भी कम रह गई है, जो मुझे इन्होंने कहा कि जल्द ही इसे भी हम पूरा करेंगे। आधार की पेंशन बेनिफिशरीज के साथ सीडिंग का काम 70% हो गया। मेरी अपेक्षा होगी कि जल्द से जल्द ये 100% का टारगेट हम प्राप्त करें, ताकि इसमें जो लीकेजेज है, जो भ्रष्टाचार और बेईमानी है, उससे आम जनता को निजात मिल सके। अभी कुछ और आंकड़े भी मैं देख रहा था। हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए जन अभियान ने कमाल का काम किया है। कुल 14,908 प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप इस जनपद में दी गई और 566 पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दी गई। अगर पिछले 2 महीने के आंकड़े देखें तो 2518 पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इस जनपद में दी गई। उधमपुर की 81% जनता गांवों में रहती और उसके स्वास्थ्य, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को पहुंचाना का लाभ पहुंचाना उतना ही जरूरी है जितना किसी प्यासे को पानी पिलाना। पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा हुआ है कि हम कैसे उनके जीवन को और सुगम बना सकें, कैसे हम दूर दराज के इलाकों में रहने वालों के लिए ज्यादा सुविधाएं मुहैया करा सकें। मैंने हेल्थ से रिलेटेड जो अचीवमेंट देखे हैं वो प्रगतिशील हैं, लेकिन उसमें अभी और रफ्तार देने की गुंजाइश है ताकि हम 100% सैचुरेशन प्राप्त कर सकें। उधमपुर के लिए एक नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई है और मैं चाहता हूं कि इसे एक डेडलाइन बनाकर जल्द से जल्द पूरा किया जाए। छोटे बड़े अस्पताल और इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर आज कुल 233 संस्थाएं आज उधमपुर में चल रही, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। मुझे मालूम है डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ में कमी है, वैकेंसीज है। 1700 डॉक्टरों को नियुक्त करने की भर्ती का काम हम अभी शुरू करने वाले हैं। रिक्तियों को हमने उपयुक्त जगह पर भेज दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन रिक्तियों को भरा जाए। Since the last 2 months, our focus is on the delivery mechanism in health with access and effectiveness as well as affordability, availability and distribution. Since we are also facing pandemic and challenges of new lifestyle diseases, we have to ensure universal life and health assurance for all citizens in our villages with defined standards of services. इसको भी हम प्राप्त करना चाहते हैं। मैं सभी सेक्टर्स के आंकड़े आपके सामने रखने की बजाय संक्षेप में कहना चाहूंगा कि उधमपुर में 1,79,000 बेनिफिशरीज आज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से जुड़ चुके हैं और करीब 65,000 किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। कुल मिलाकर 1,15,000 राशन कार्ड की आधार सीडिंग हो गई है। पीएम किसान योजना का लाभ 55,000 से ज्यादा किसानों को मिल चुका है। अब 100% सैचुरेशन की ओर जिला उधमपुर बढ़ रहा है। यह जन अभियान या बैक टू विलेज ये कुछ दिनों का अभियान नहीं, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, जिले के जितने हमारे आला अफसर हैं, ये जो ब्लॉक दिवस या तहसील दिवस या सब डिवीजन दिवस जो मनाया जा रहा है हर बुधवार को, अपने जनपद में 3 या 4 स्थान चिन्हित करें और हर बुधवार को यह अनवरत चलने वाला काम है। सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी सभी विभागों के उपस्थित रहें ताकि सामान्य लोगों के जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरी की जा सके, ऑन द स्पॉट उनका समाधान दिया जा सके। और आपसे भी आग्रह है कि इसमें बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लीजिए। प्रशासनिक तंत्र को रीट्यूनिंग करने की कोशिश हम सब कर रहे हैं। समस्याओं को ऑन द स्पॉट सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अगर कई डिपार्टमेंट्स का मसला है तब भी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगले बुधवार माने 1 सप्ताह के अंदर जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है उन्हें निश्चित रूप से कर दिया जाए। शिक्षा विभाग या जो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ अभियान शुरू हुआ है उसके आंकड़े मैंने देखे हैं। इनरोलमेंट की संख्या काफी बड़ी है। आज करीब 1,40,000 के आसपास बच्चे यहाँ इनरोल किए गए।
1554 सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, 4 कॉलेज हैं, 3 नए कॉलेज बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि बैक टू स्कूल को काफी प्रोत्साहन इस जनपद में मिला है, जिसमें यहाँ के नौजवान डीसी का काफी अच्छा इंटरवेंशन है। जो बच्चा किसी वजह स्कूल छोड़ने को मजबूर हुआ था, उसको हाथ पकड़कर वापस क्लासरूम तक लाना, मैं समझता हूं कि प्रशासनिक अमले की ये जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग के लोगों से मेरा आग्रह होगा कि इस काम को जितना तीव्र गति से और संवेदनशीलता के साथ हम करेंगे, मैं समझता हूं कि उधमपुर की तस्वीर बदलने में हम सब सहायक होंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी देश में बनी है, आप सब जानते हैं। पिछले दिनों इसको कैसे जमीन पर उतारा जाए, इसके लिए श्रीनगर और जम्मू में 2 कार्यक्रम हम सब ने किए थे। गहन संवाद किया है। स्कूल एजुकेशन को लेकर के भी नई रणनीति हम बना रहे हैं। पॉलिसी को कैसे जमीन पर उतारा जाए, इसमें हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में अर्बन और रूरल जो डिस्पैरिटी है, उसे कैसे खत्म किया जाए, ड्रॉप आउट रेशियो को कैसे कम किया जाए, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अभी काम करने की जरूरत है। गांव में भी वोकेशनल ट्रेनिंग, मॉडर्नाइजेशन, इन कामों को कैसे गति दी जाए, मैं निश्चित रूप से इस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। उधमपुर तो वही भदौरिया वाला जिला है ना, काम शुरू कर दिया उन्होंने, कर दिया रिसेंटली। इस यूटी के 2 जनपद हैं, गांधरबल और उधमपुर, जहां एक स्वयंसेवी संस्थान नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह के अवसर उनको उपलब्ध है। हमारे जैसे या मंच पर बैठे हुए बहुत सारे लोग, या आप में से भी जो अनेक पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आपके बच्चे के लिए आज के दिन में विकल्प क्या है, ऑप्शंस क्या हैं, तो 15-20 से ज्यादा हम नहीं बता पाते। लेकिन 1000 से ज्यादा ऑप्शंस आज उपलब्ध हैं विद्यार्थियों के लिए, नौजवानों के लिए। वो कार्यक्रम यहाँ शुरू हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसका निश्चित रूप से अच्छा परिणाम दिखाई पड़ेगा। डिजिटल टीचिंग हो, लर्निंग रिसोर्सेज का विकास करना हो, टैलेंट स्पॉटिंग करनी हो, या हैंड होल्डिंग करके टीचर्स की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसमें ट्रेनिंग का जो पोर्शन है, ये सब चीजों पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हर काम में दिक्कतें आती आएंगी भी, दिक्कतें आएंगी, अड़चने लाख पैदा होंगी, लेकिन मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि हम सब ने भी इरादा कर लिया है कि जम्मू कश्मीर के गांवों को एक नया स्वरूप दे करके ही हम सब दम लेंगे। 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मैं मानता हूं कि अगर यकीन और जज्बा हो तो रास्ता निकल ही आता है। जैसे गांव में जब तेज हवा चलती है, तब हमारी माताएं बहनें आंचल का ओट करके दिया जलाती हैं। उसी तरह मैं कई बार दिक्कतों के बावजूद अपने हौसले का ओट करके निर्णय करता हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों के बेहतर जिंदगी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसकी चिंता हम सबको है। इसलिए पिछले महीने रिव्यू मीटिंग के बाद लगातार ये बातें, उधमपुर की अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार हो, इस पर मंथन हुआ है, चर्चा हुई है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर खेती पर निर्भर है, उसको मॉडर्नाइज कैसे किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो, कहीं न कहीं डाइवर्सिफिकेशन की भी जरूरत है। आपकी मेहनत को ज्यादा दाम मिले, हमारे युवा बच्चे बच्चियों को भी रोजगार के अवसर मिले। पिछले दिनों एक फाइनेंशियल पैकेज यहाँ के ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए हम सब ने घोषित किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कई मित्रों ने कहा कि टूरिज्म सेक्टर में यहाँ बहुत पोटेंशियल है। हेरिटेज साइट्स हैं, रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इनका स्कोप यहाँ बहुत है। इस पूरे पोटेंशियल को कैसे टैप किया जा सकता है, अब केवल ये फाइल में नहीं दबा रहेगा, इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसकी कोशिश हम सब निश्चित रूप से करने वाले हैं। टुड्डू बसंतगढ़, सनासर, नॉर्थ टॉप, सुध महादेव, मनसर लेक, इन सब चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर एक इंटीग्रेटेड काम की शुरुआत हम सब करना चाहते हैं। मैं मित्रों, टूरिज्म हैज ए वेरी हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन उधमपुर and could be one of the largest employment generators in this district. मैं जानता हूं कोरोना महामारी के चलते इस सेक्टर में हमने जो विकास किया था और पिछले कुछ सालों में जो अर्जित किया था, वह कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक हम ज्यादा से ज्यादा
डोमेस्टिक टूरिस्ट और बाकी टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करने में सफल होंगे। वी आर वर्किंग ऑन ए स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टूरिज्म सेक्टर इन जम्मू कश्मीर एंड आई एम श्योर with the help of institutional mechanism we can increase highest employment of workforce in this sector, and majority of them would be from our villages. This requires both right policy environment and timely execution, and I assure to deliver it for the progress and prosperity of people of this union territory. We are also working on a plan to increase the availability of finances for tourism sector. मित्रों, पिछले 2 महीनों में जम्मू कश्मीर के कई गांवों में मैं गया। कुछ दिन पहले अखनूर भी गया था। परंपरागत खेती हो रही, कहीं कहीं हॉर्टिकल्चर और कैश क्रॉप को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने इंटरवेंशन भी किया है। मार्केट सपोर्ट के साथ साथ अट्रैक्टिव प्राइसिंग भी करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं, 9 योजनाएं भारत सरकार का कृषि विभाग चला रहा है। उससे अलाइड भी अनेक योजनाएं कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर के अधिकारियों से मेरा निवेदन होगा कि यहाँ के किसानों को भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देना, ताकि वो अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आज भी कुछ मित्रों को, कुछ किसान भाइयों के यहाँ पर 50% सब्सिडी पर पावर टिलर और बाकी सामान उपलब्ध कराए गए हैं। मुझे लगता है कि माइक्रो इरिगेशन में 95% सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। 5% आपको खर्च करना है। मैं आग्रह करूंगा कृषि विभाग के लोगों से, हॉर्टिकल्चर के लोगों से, इन योजनाओं को अधिक से अधिक किसानों तक कैसे पहुंचाएं, इसमें हम सब संकल्प होकर के डेडिकेशन के साथ काम करें। जम्मू कश्मीर नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फोकसिंग ऑन लिवलीहुड्स, डाइवर्सिफिकेशन थ्रू एलाइड एक्टिविटी। वी आर वर्किंग ऑन मेनी फार्मर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स टू इंश्योर ए मोर रैपिड होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के सिंचाई के आंकड़े में देख रहा था, और जो मैंने अध्ययन किया उसके हिसाब से 7-8% के अलावा बाकी जो खेत है वो भगवान की दया पर है, मानसून की दया पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पहली प्राथमिकता है कि हर खेत को पानी मिले, और जो बात वो बार बार कहते हैं, जल संचय और जल सिंचन। मुझे खुशी है कि उधमपुर में जो जीविका का कार्यक्रम चल रहा है वो प्रधानमंत्री जी के माइक्रो इरिगेशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप की पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है, और सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और इस योजना के मैं कहूँ जनक, यहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन तथा इससे जुड़े हुए सभी साथियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि इन क्लस्टर की संख्या जो 30 है, अधिक से अधिक हम जितना बढ़ाएंगे, मुझे लगता है कि किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने में हम सफल हो पाएंगे। पानी के सोर्सेस का रिवाइवल, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, किस तरह से फार्म लेवल पर उनका एप्लीकेशन करना है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। अगर इन सब कामों की बकायदा रिपोर्ट और प्रपोजल बना करके आप भेजेंगे तो मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि फाइनेंस की स्वीकृति, यहीं चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे निश्चित रूप से किया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में अनटैप्ड पोटेंशियल है, जिसे अगर हमने पूरी तरह से यूटिलाइज किया तो मैं समझता हूं यहाँ के किसानों की तस्वीर बदल सकती है। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे और संसाधनों की कमी नहीं। यूटी सरकार अब एक नए रूप में काम कर रहे हैं, मिलकर के योजनाएं बना रहे हैं, साथ मिल करके काम कर रहे हैं, सब एक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जरूरत होगी तो डेडिकेटेड फंड पूल भी तैयार करने में हम हिचकने वाले नहीं हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। एक साथ एक स्वर से मिलकर के जिस तरह से पूरे यूटी में सबने संकल्प लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूं वो हाई डेंसिटी एपुल हो, प्रोडक्शन बढ़ाने का मामला हो, इस दिशा में वेदर पैटर्न को देखते हुए परिवर्तन करने का मामला हो, हम सब नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। मैं चाहता हूं इस पर जल्द से जल्द अमल शुरू हो। भंवर से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। मैं जानता हूं अगर गांव की तस्वीर बदलनी है तो भंवरों से लड़ना होगा, किनारे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें डाइवर्सिफिकेशन के मॉडल में ग्रामीण कौशल योजना पर भी जूझना है, पैसा और पहल दोनों करनी है। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में उधमपुर के गांवों के करीब 3482 नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई है।
जिसमें से 2403 नौजवानों को रोजगार मिला है। स्किल इंडिया के जरिए 522 नौजवानों को रोजगार मिला है और करीब 510 नौजवान अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ कड़े सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उधमपुर की तस्वीर बदलने में इन आंकड़ों का बड़ा योगदान होने वाला है। आप सबसे भी आग्रह है कि ऐसे नौजवानों को मोटिवेट करने में आप भी सहयोग करिए। सभी अधिकारियों ने कोशिश करके इस बार तय किया है अभी हर पंचायत में कम से कम 2 नौजवानों को, जम्मू कश्मीर बैंक में की स्पेशल डेस्क इसके लिए शुरू हुई है कि हर पंचायत से 2 इंटरप्रेन्योर हम इस बार चिन्हित करेंगे, उन्हें आर्थिक मदद करेंगे। और अभी जिन सज्जन को हमने मंच पर सुना है, यहाँ के युवा साथी खुर्रम खान साहब, कभी सपना लेकर के उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक की सहायता से काम शुरू किया था। आज केवल सपनों को पंख नहीं लगा है, बल्कि अनेक लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं। वैसे ही आज 2 नौजवानों ने जम्मू कश्मीर बैंक से 3-3 लाख रुपए लेकर के एक ढाबा चलाएंगे, एक और काम चलाएंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, पैसे की कमी नहीं, ऐसे नौजवान, अभी चर्चा की जा रही थी कि बेरोजगारी बहुत है, मैं उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि बिहार की आबादी यहां से 10 गुना 12 गुना है और जितने सरकारी कर्मचारी बिहार में हैं उससे एक कम सरकारी कर्मचारी जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये स्थिति है, तो अधिक से अधिक रोजगार कैसे मिले, इसके लिए हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जल्द से जल्द घोषित होने वाली। मैं उम्मीद करता हूं कि अक्टूबर के इस महीने में ही वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी घोषित हो जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी वैसी नहीं है जैसी जम्मू कश्मीर की घोषित होने वाली। और मैं पूरे विश्वास से बात कहना चाहता हूं कि आने वाले 3 वर्षों में कम से कम 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के वजह से होगा। अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने विशेष रुचि लेकर इस योजना को बनाने में पूरी मदद की है और हर तरह से मदद देने को वो लोग तैयार हैं। मित्रों, ऐसे ही एक बात हम लोगों ने कही है कि पूरी यूटी जो है ओपन डेफिकेशन फ्री है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हर पंचायत में 2 बड़े डस्टबिन रखवाएं। मनरेगा में हम मजदूरों को ही भुगतान करते हैं, क्यों सरपंच साहब? हर गांव में, हर पंचायत में हम 2 लोगों को 3 लोगों को चिन्हित कर सकते हैं जो घर के पीछे जो गंदगी है, गार्बेज है, उसे उठा करके उस डस्टबिन में रोज डाल दिया करें। और ये जम्मू शहर नहीं है कि उसका डिस्पोजल कहाँ होगा। हम चाहें तो उसमें अपने गांव पंचायत में भी इस तरह का काम हम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जितनी स्वच्छता रहेगी गांव में, इस बीमारी से, कोविड से लड़ने में भी हमें फायदा होगा। इसलिए इस काम को भी प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है। वाटर कंजर्वेशन का कम से कम एक काम हर पंचायत में हो, इसका भी आग्रह हम सब ने किया है। मैं उम्मीद करता हूं इस दिशा में भी आप सब निश्चित रूप से ध्यान देंगे। मित्रों, मोटे तौर पर मैंने लगभग करने की कोशिश हम सब कर रहे हैं। हम पैसा भी देना चाहते हैं, प्रयास भी करना चाहते हैं। आपसे एक अनुरोध है, इस जन अभियान को के पवित्र काम को अपना काम समझ करके दिल से भागीदारी करिए, ताकि हम सब मिल करके जम्मू कश्मीर की दिशा और दशा दोनों को बदल सकें। मैं सरपंच साहब लोगों से, जनता से और अधिकारियों से भी कह रहा हूं कि आप लोग एक साथ बैठे हैं, बड़ा अच्छा मौका है। सरकार की गांव वालों के लिए जो 54 स्कीम्स हैं, उस पर संवाद भी होना चाहिए और कोशिश भी होनी चाहिए कि 100% सैचुरेशन जल्द से जल्द हम प्राप्त करें। निश्चित रूप से गांव की तस्वीर बदलेगी। इसे बदलने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मीर तकी मीर का एक शेर मुझे याद आ रहा है, दुनिया में रहो गम जदा या साद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि बहुत याद रहो। ये काम हम सबको मिल करके करने की जरूरत है। मित्रों, मैं पूरे जिले के बारे में विस्तार से कुछ बताऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं कि लंबे समय से यहाँ की जो पवित्र नदी है देविका, उसका भी एक कार्यक्रम भारत सरकार ने चिन्हित किया है। देविका प्रोजेक्ट जो आने वाले दिनों में शुरू होगा, प्रशासन ने
उस परियोजना के लिए सारी भूमि उपलब्ध करा दी है। 100% लैंड हैंडेड ओवर टू द प्रोजेक्ट, ठीक कर रहा हूं मैं। और ये काम निश्चित रूप से शुरू हो, समय से पूरा हो, इससे ढेर सारी चीजें यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा, उसमें हम ऐसी योजनाओं को लेंगे। यूनियन टेरिटरी का जब बजट हम बनाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट से जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं आएंगी उसमें जरूर विचार करके उसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। एक यहाँ परंपरा चल गई है कि जो कह दिए वो विभाग एक एस्टीमेट बना के भेज देता है और वो पता नहीं सैंक्शन होता है कि नहीं। उस पद्धति को बदलने की जरूरत है। लोग भी सच बोलें, हम भी सच बोलें। जो हो सकता है जरूर करेंगे और बताएंगे भी। जो नहीं हो सकता है साफ तौर पर कहेंगे कि नहीं, अभी ये नहीं हो सकता है। 72-75 साल का गड्ढा 2-3 महीने या 3 साल में भर दिया जाए, ये संभव नहीं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री, जिनकी पहली प्राथमिकता में जम्मू कश्मीर यूटी है, उनके निर्देश पर और जितना उन्होंने इस यूटी को दिया है, मैं समझता हूं शायद किसी राज्य को नहीं दिया है। मुझे विश्वास है कि आपकी जो जरूरतें हैं, जो मांगे आपने रखी हैं, आने वाले समय में शीघ्र उसे भी पूरा करने की हम सब कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक बार